जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और उसमें हम लोग देख रहे थे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने अभी नवीन राज्य, मुगलों का पतन, पुर्तगालीज कंपनी, ये सारे पढ़ लिए थे। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए, ब्रिटिश जब तक भारत नहीं आए थे, मतलब हम 1498 की पहले की बात कर रहे थे, क्योंकि 1498 में आपके सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर 1600 में आपके अंग्रेज आए। तो उसके पहले का जो कार्यकाल था, तो भारत उस समय किस स्थिति में था। देखिए, भारत शुरू से ही, जब से हम लोगों का इतिहास की शुरुआत हुई है, हम लोग की इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखिए कि हम लोग कृषि कृषि प्रधान ही था। कृषि था, उद्योग भी थे। तो हम लोग का जो मुख्य पेशा रहा है भारतीयों का, शुरू से ही कृषि रहा था। उसके बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल में भी देखिए हम लोगों ने लोहा का आविष्कार हो गया उत्तर वैदिक काल में। और फिर वहाँ से क्या हुआ, फिर हम खेती में जो था, हम लोग जो उपज करते थे उस उपज को बढ़ा दिए गए, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को साफ किया गया। तो मेरा ये समझाने का सिर्फ ये मोटिव है कि हम लोग शुरू से ही, भारत जो था एक कृषि प्रधान देश रहा था। और कृषि प्रधान के साथ साथ यहाँ जो थी दस्तकारी व्यवस्था थी, ठीक है, कारीगरी व्यवस्था थी, जिसमें कि हम लोग यह देखते हैं कि रेशम, सूती वस्त्र, ठीक है, सोने चांदी के आभूषण भी उस समय बन रहे थे, लकड़ियों की नक्काशी हो रही थी। तो ये सारे पहले से हो रहे थे, ब्रिटिश के आने से पहले थे। और हम लोग जो थे आत्मनिर्भर थे। अब जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, हम आप लोगों को मैंने बताया था कि वो यहाँ पर आकर के, वो यहाँ से मसाला ले जा कर के व्यापार करते थे, मतलब व्यापार वाणिज्य था उनका। तो हम वही पढ़ेंगे आज कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण थे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण को हम लोग वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं, जो 1757, प्लासी का युद्ध याद कीजिए दोस्तों, 1757 से 1813, ठीक है। औद्योगिक क्रांति द्वितीय औद्योगिक पूंजीवाद द्वितीय चरण 1813 से 1858, ठीक है। 1857 की क्रांति हम पढ़ाएंगे आप लोग को बस 1-2 दिन के बाद। वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947 तक। तो ब्रिटिश उपनिवेश जब आया यहाँ, जब ब्रिटिश उपनिवेश को हम 3 कालखंडों में बांट के यहाँ समझेंगे, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। देखिए, तो वाणिज्यिक पूंजीवाद कब से कब तक था। वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813 तक था। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या था, हम आपको समझाते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद, देखिए, वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या था कि जब यूरोपीय कंपनियां यहाँ आई, खास करके हम ब्रिटिश के बारे में ही बात करेंगे। जब यूरोपीय कंपनियां यहाँ आई, तो यहाँ आने के बाद वो व्यापार करना चाह रही थी। व्यापार किस चीज़ का, मसाले का। मतलब भारत जो था ये बाजार था किस चीज़ का, ये बाजार नहीं, यहाँ के मसालों का बाजार कहाँ बन रहा था, यूरोप में, ठीक है। तो यहाँ क्या था, यहाँ हम एक तरह से कह रख सकते हैं कि यहाँ सूती वस्त्र का उद्योग था। छोटे छोटे हस्तकला जो होता है, ठीक है, हथकरघा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ था। यहाँ से क्या कर रहे थे लोग, यहाँ खरीदते थे और खरीद करके यूरोप में ले जाके बेचते थे। याद कीजिए प्लासी का युद्ध हमने आपको बताया था, 23 जून 1757 में बंगाल के साथ हुआ। बंगाल के साथ व्यापार एवं लूट का अध्याय की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि वो बार हमने आपको बक्सर का भी युद्ध पढ़ाया था। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद तो बंगाल पे पूर्ण नियंत्रण ही हो गया। और यहाँ पे आपने देखा था कि कैसे वो समय समय पे यहाँ के बंगाल के नवाब को बदल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए यहाँ आए थे। तो ये था व्यापार वाणिज्य का नीति। और इसी समय एक
इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि के बाद हुआ था बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत। और द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था और इसको बंद किया था 1772 में वारेन हेस्टिंग। तो याद रखिएगा, क्लाइव ने इसको शुरू किया बंगाल में और बंद किया था वारेन हेस्टिंग। ठीक, वारेन हेस्टिंग। अब हम आपको बता देते हैं कि 1765 में जो द्वैत शासन लगा था, तो द्वैत शासन क्या था? देखिए, द्वैत शासन का मतलब था दोहरा शासन। द्वैत शासन का मतलब था दोहरा शासन। ठीक है, जो भी एक टैक्स का कलेक्शन होता था, जो भी पूंजी की बात होती थी, ठीक है, वो ब्रिटिश अपने अंदर में रखे थे। और जो संरचना, जैसे कि सड़क बनवाना है, नाला बनवाना है, ठीक है, कोई योजना चलाना है, तो वो कौन करता था? वहाँ का नवाब करता था। और ये था दोहरा शासन, दोहरा शासन था। ठीक है, इसी दोहरा शासन के बारे में एक विद्वान थे पर्सियर स्पीयर ने क्या कहा था? इसे खुली और बेशर्म इस उपनिवेश को, वाणिज्यिक उपनिवेश जो था, इसको खुली एवं बेशर्म लूट बोला था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद क्या था? देखिए, द्वितीय चरण, प्रथम चरण वाणिज्यिक उपनिवेशवाद 1757 से 1813 तक। द्वितीय चरण औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858 तक। देखिए, 1813 क्यों? इस समय क्या हुआ? ब्रिटेन में क्या हुआ था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि कल कारखाने बनने लगे, कल कारखाने बनने लगे, तो औद्योगिक शुरुआत हो गई। कि अब क्या हुआ, यहाँ से जो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद में जो यहाँ से प्रोडक्ट को ले जा करके, यहाँ के कपड़ों को ले जा करके विदेशों में बेचा जाता था, अब यहाँ से कपड़े नहीं, यहाँ से कच्चे माल जाने की आवश्यकता हो गई। यहाँ का कच्चा माल विदेश जाता था। यहाँ का कच्चा माल कहाँ जाता था? विदेश जाता था, यूरोप जाता था। जैसे कच्चा माल क्या? कपास। यहाँ का कपास यूरोप जा रहा है और यूरोप से क्या हो रहा है? यूरोप से माल बन करके आ रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि यहाँ का जो हम लोग का जो यहाँ पे एक हथकरघा, जो हमारा जो हथकरघा था, हथकरघा का मतलब जो हैंडलूम जो कपड़े बनते थे, उसको भी क्षति हो रही है। कैसे? उसको क्षति इस बात पे हो रही है कि यहाँ से जो कच्चे माल जा रहे हैं, अब कच्चे माल को उपजा रहे हैं, ज़्यादा अपने अनुसार यहाँ खेती करवाया जा रहा है और इसको विदेश लेके जाया जा रहा है और वहाँ से कपड़े बनाए जा रहे हैं और फिर इसको यहाँ बेचा जा रहा है। तो भारत जो था, भारत अब क्या बन गया? अब भारत यहाँ कच्चे माल का नहीं, ये आपका यहाँ पर जो था बाजार बन गया, सामान बेचने का बाजार बन गया। ठीक है, फिर एक आता है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट में क्या होता है कि जो कंपनी का एक अधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ 2 चीज़ रहता है उसमें, उसको चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश कंपनी को छोड़ा जाता है, बाकी ये सभी के लिए खोल दिया जाता है। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तो नए उद्योग के जो वर्ग थे, वो व्यापारी वर्ग से क्या थे? वो अलग थे। वो अनेक उपनिवेश ऐसे बाजारों के रूप में थी जो औद्योगिक उत्पादों को बेचकर मुनाफा कमा सकते थे। तो हमने आपको बताया, और ये चलेगा लगभग 1858 तक। हम अब देखते हैं तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद है। वित्तीय पूंजीवाद, देखिए, वित्तीय पूंजीवाद क्या था? वित्तीय पूंजीवाद ये आपका 1858 से लेकर के 1947 तक चलेगा। वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947 तक चलेगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें होता है
कि वित्तीय पूंजी जो था 1857 के पश्चात ब्रिटेन में पूंजीपतियों ने क्या किया, भारत में बड़े पैमाने पे पूंजी का निवेश किया, बड़े पैमाने पे। इसके कई कारण थे कि ब्रिटिश की जो औद्योगिक विकास और औपनिवेशिक बाजार का शोषण था, एकत्र अपार पूंजी था, ठीक है। द्वितीय, मार्क्स एंजिल्स का एक बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अंग्रेजी अनुवाद के प्रभाव से मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति से पूंजीपतियों को आशंकित होना था। यहाँ क्या हो रहा है कि भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता का लोभ भी था। भारत में ब्रिटिश वित्तीय पूंजी के प्रवेश मार्ग को सुगम बना रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट किया गया वो रेल में किया गया, ठीक है। बागान था, बागान में आपका चाय आ जाएगा, कॉफ़ी, फिर सड़क थे, कोयला था, बैंकिंग था, इन सारी चीज़ों में निवेश किया जा रहा है, ठीक। अब देखिए कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एक केंद्रीय बैंक के रूप में नामित किया जाता है, ठीक है। तो पूंजीवाद में क्या था, पूंजीवाद में क्या था कि अब वहाँ की पूंजी, आखिर यहाँ रेल क्यों लगा रही है ब्रिटिश, यहाँ रेल क्यों लगा रही है, क्योंकि ब्रिटिश को जो था यहाँ से जो माल लेके जाना था तो यहाँ से वो बंदरगाह जाती, और बंदरगाह से जल रास्ते होते वो यूरोप जाती। तो अब सोचिए आप कि अगर कोई माल जैसे हम ले लेते हैं कि वो एमपी में है, ठीक है। एमपी जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश से ये माल यूरोप जाएगा। तो भाई यूरोप तो जाएगा तो वो जल से जाएगा, जल रास्ते थे, तो जल है कहाँ। तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता था, मध्य प्रदेश से बम्बई तक हम रेल बिछाएंगे, सड़क बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो माल है ब्रिटिशों का वो जल्द से जल्द बंदरगाह पे पहुंचेगा, और फिर उस बंदरगाह पे क्या होगा, वहाँ से हम जहाज़ पे लोड करके उसको भेजेंगे यूरोप। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये सारे जो पूंजीवादियों का बड़े पैमाने पे निवेश हुआ, यही एक कारण था यहाँ पे। ये नहीं था कि वो लोग जो है ना हम लोगों का भलाई चाह रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, कैसे भारत को लूटा जाए। तो हमने ये सारी नीतियाँ देखी, पूंजीवादी, औद्योगिक क्रांति, उसके पहले हमने देखा वाणिज्यिक। तो तीनों में आपने क्या देखा, तीनों में एक ही चीज़ देखा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं भू राजस्व। देखिए, भू राजस्व का क्या मतलब होता है। भू राजस्व का मतलब हुआ, भू से हुआ भूमि, राजस्व मतलब हुआ टैक्स कर। हम लोग बोलते हैं ना मालगुजारी नहीं कटवाए हैं, मालगुजारी रह गया है, तो ये ब्रिटिशों की ही देन है। मालगुजारी जो था वो ब्रिटिशों का ही देन था, और ये अपने ही क्षेत्र में था। ये अपना क्षेत्र मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो ये बिहार के क्षेत्र में था। तो यहाँ मालगुजारी प्रभाव अभी भी है। अभी भी लोग कहते हैं मालगुजारी नहीं कटा है, बोलते हैं रसीद नहीं कटवाए हैं, तो मालगुजारी वही हुआ, मालगुजारी नहीं कटा है। तो आइए देखते हैं क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले भू अस्थाई बंदोबस्त हम समझेंगे। ये क्या प्रकार के होते हैं भू राजस्व व्यवस्था, ये 3 प्रकार के होते हैं, अस्थाई बंदोबस्ती, फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और महालवाड़ी बंदोबस्ती। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको, हमको लग रहा है आप लोग को दिक्कत रहा, हम थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए, और नीचे है महालवाड़ी। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और महालवाड़ी बंदोबस्ती। तो देखिए होता क्या है इसमें होता है कि शुरुआत में जो है ना, शुरुआत जब हुआ था तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि भूमि बंदोबस्त में जमींदारों को लगान वसूलने का अधिकार दे दिया, और 1790 में वार्षिक लगान की जगह, मतलब 1790 के पहले वार्षिक लगान ही होगा था, तो 1790 में क्या किया उसने कि वार्षिक लगान के जगह पे 10 वर्षीय लगान दे दिया। मतलब उसका कहना था कि हम हर साल जो है ना लगान नहीं लगाएंगे, हम एक ही बार 10 साल तक के लगा दे रहे हैं कि आप इतना इतना करके हमको देते रहिएगा। लेकिन हुआ क्या, कॉर्नवालिस को 1-2 साल में ही पता लग गया कि इसमें तो हमको घाटा है, ब्रिटिशों को घाटा है। तो उसने क्या किया, 1793 में याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्ती 1793 में आया था। कब आया था? 1793 में।
अस्थाई बंदोबस्ती को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि लगान जो था, लगान जो वसूलने का अधिकार था वो जमींदारों को दिया गया था, जमींदारों को, तो इसलिए उसको जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, इसको मालगुजारी भी कहा जाता था, इस्तमरारी भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता, हो सकता है अस्थाई बंदोबस्त ना पूछ करके वो आपसे पूछ दे इस्तमरारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था। तो अस्थाई बंदोबस्ती कॉर्नवालिस ने लाया था। किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने। कब लाया? 1793 में लाया। ठीक, अब ये याद कीजिए कि ये कौन कौन से क्षेत्र में आया था। तो देखिए ज़्यादातर ये आपका उत्तर के ही क्षेत्र में था, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ लगाया इसने। असम, बनारस एवं गाजीपुर यूपी के कुछ क्षेत्र थे। उत्तरी कर्नाटक, एक उत्तरी कर्नाटक में भी इसने लगाया था। तो ये याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है, कि किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्ती लगाया गया था। तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, गाजीपुर, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। और देखिए कि ब्रिटिश शासन का जो लगान इसमें था, इसमें 10/11 भाग जो था वो ब्रिटिशों को देना पड़ता था। जो ज़मींदार होता था वो जैसे कि 100 रुपया वसूल किया, जो 100 रुपया वसूल किया तो 99 रुपया जो था वो ब्रिटिश को देना पड़ता था और 11 रुपया ज़मींदार को, मतलब वो तहसीलने का उसको एक तरह से मुआवजा था कि आप तहसील रहे हैं तो आपका मेहनताना है। ठीक है, तो ये एक तरह से मेहनताना था, मेहनत का फल था। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ब्रिटिश को 10/11 भाग और ज़मींदार को 1/11 भाग, और ये भारत के टोटल 19% भूभाग पे था। मतलब अस्थाई बंदोबस्ती, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि अस्थाई बंदोबस्ती जो है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे लगाया गया, सर्वाधिक कम क्षेत्र पे लगाया गया, या तो आपको पता है कि अस्थाई बंदोबस्ती जो था वो भारत पे सर्वाधिक कम क्षेत्र पे लगाया गया था और मात्र 19% भूभाग पर। ठीक है, मात्र 19% भूभाग पे लगाया गया था और इसे सूर्यास्त कानून कहा जाता था। अस्थाई बंदोबस्ती को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। क्यों सूर्यास्त कानून कहा जाता था? इसलिए सूर्यास्त कानून कहा जाता था कि जब जमींदार को एक नियत समय दिया होता था कि आप इस महीने में आप सूर्यास्त होने से पहले आप जो है लगान जमा कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं अगर कीजिएगा तो आपका ज़मींदारी छीन लिया जाएगा। तो इस एवज में ज़मींदार भी क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए उनको पता था ज़मींदार को, अगर हम 100 रुपया वसूलेंगे तो हमको 89 रुपया जो है अंग्रेज को देना पड़ेगा, 11 रुपया मेरे पास बचेगा। अगर हम 200 वसूलेंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा? 188 रुपया, 188 रुपया, 88 होगा ना भाई, 178 रुपया अंग्रेज को देना पड़ेगा और 22 रुपया ज़मींदार खुद रखेगा। इसलिए यहाँ ज़मींदार क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे ताकि अंग्रेज को जो देना पड़े उनके खाते में भी, उनके खजाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा रुपया स्टोर हो। इसीलिए वो किसानों पे पूरा दबाव बना करके पैसा जो है ना वसूला करते थे। तो क्लियर हुआ आप लोग का अस्थाई बंदोबस्ती? चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया था। कब लाया था? 1793 में लाया था। इसे कहाँ कहाँ लगाया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, बनारस के क्षेत्र में और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में। अंग्रेजों को कितना देना पड़ता था? 10/11 भाग। खुद कितना रखता था? 1/11 भाग। कितने परसेंट भूभाग पे था? भारत के 19% भूभाग पे। और सूर्यास्त कानून इसे कहा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्ती। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती, रैयत का मतलब क्या होता है दोस्तों? रैयत का मतलब होता है किसान।
रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है। तो ये एक तरह से किसानों के साथ एग्रीमेंट था। ये जो है जो जमींदार जो ज़मीन के जो मालिक होते थे, जो मूल मालिक थे, जो वास्तविक मालिक थे, अंग्रेजों ने उनके साथ ही किया। और ये सबसे पहले शुरुआत किया कर्नल रीड, याद रखिएगा, कर्नल रीड। रौसे रैयतवाड़ी, रौसे रीड, याद कर लीजिए। कर्नल रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड ने कब 1792 में, कब 1792 में। ये सबसे पहले मद्रास के बारामूला शहर में, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लगाया था, तो कर्नल रीड ने लगाया था, कर्नल रीड ने लगाया था। कहाँ लगाया था? मद्रास के बारामूला में लगाया था, मद्रास के बारामूला में लगाया था। फिर आया मुनरो जब आया तो ये 1820 में जब ये मद्रास का गवर्नर बना मद्रास का गवर्नर बना तो इसने मद्रास के पूरे प्रेसिडेंटी में लगाया। तो अब समझ में आया कि रैयतवाड़ी कर्नल रीड 1792 में बारामूला मद्रास। उसके बाद मुनरो कब आया? मुनरो आया 1820 में और वो बना मद्रास का गवर्नर। और मद्रास का गवर्नर जब बना तो उसने पूरे मद्रास में लगाया रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। और कहाँ लगा था? मद्रास हो गया, एक बम्बई था, पूर्वी बंगाल था, असम था, कुर्ग, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसको। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लगाया? कर्नल रीड ने लगाया, 1792 में लगाया। फिर मुनरो आया, 1820 में लगाया और इसने पूरे मद्रास में लगाया। फिर इसको बम्बई में लगाया गया, पूर्वी बंगाल में लगाया गया और कुर्ग में लगाया गया। ये क्या था? रैयतवाड़ी जमींदारों के साथ किया हुआ था। और ये टोटल सबसे ज़्यादा भूभाग पे लगाया गया कर था रैयतवाड़ी, 51% भूभाग पे। सोचिए दोस्तों, 51% भूभाग पे लगा हुआ था। जहाँ मैंने अस्थाई बंदोबस्ती को देखा 19% भाग पे लगा हुआ, वहीं हम देख रहे हैं कि रैयतवाड़ी जो है 51% भूभाग पे। और टैक्स जो था इसमें जो टैक्स व्यवस्था था वो 1/2% था। कितना था? आधा %। 1/2 जितना भी टैक्स होगा उसका आधा देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई किसान अगर वो 20 कुंटल अनाज उपजाया तो उसको 10 कुंटल अनाज देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। समझ रहे हैं दोस्तों? 50% हो गया। वो 20 कुंटल अगर उपजाया तो 10 कुंटल उसको देना पड़ता। तो रैयतवाड़ी क्लियर हो गया। चलिए अब लोग चलते हैं महालवाड़ी की तरफ। देखिए महालवाड़ी का मतलब क्या होता है? महाल मतलब होता है गाँव, ठीक है, गाँव। अरे नहीं सुने मोहल्ला टोला ऐसे कुछ गाना वाना सुने आया हुआ है, पता नहीं। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो था हॉन्ट मैकेंजी, याद कीजिए। मौ से महालवाड़ी, मौ से मैकेंजी, मौ से मार्टिन बर्ड, ठीक है। मौ से महालवाड़ी और मार्टिन बर्ड, याद कर लीजिएगा इसको। ये 1819 में महालवाड़ी 1819 में, एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको फिर से हम। देखिए जो अस्थाई बंदोबस्ती था वो 1793 में लागू हुआ, कॉर्नवालिस ने लगाया था, ठीक है। दूसरा रैयतवाड़ी जो था वो 1792 में आया था, कर्नल रीड ने लगाया था। फिर जब मुनरो गवर्नर बना मद्रास का तो पूरे मद्रास प्रेसिडेंटी उसने लगाया, 1820 में लगाया। फिर महालवाड़ी जो है वो हॉन्ट मैकेंजी एंड मार्टिन बर्ड, हॉन्ट मैकेंजी, याद कीजिए, हॉन्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड 1819 में। और ये कहाँ लगा था? ये देखिए, ये पंजाब, अब देख रहे हैं उत्तर भारत का एरिया पंजाब। हम पढ़ाए थे आपको पंजाब के बारे में जब हमने आपको रंजीत सिंह के बारे में पढ़ाया था, याद है कि भूल गए? मद्रास, अभी हम बोल रहे थे एमपी, मध्य प्रांत में ये पंजाब, मध्य प्रांत, आगरा, अवध, इस 4 क्षेत्र में ये भी लगाया गया था महालवाड़ी। तो महालवाड़ी किससे था? गांव के मुखिया को ये वसूलने का अधिकार दिया था कि आप वसूल करके हमको दीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो भू राजस्व था दोस्तों 80% था, 80%, याद रखिएगा 80%। लेकिन बाद में किसी कारण से उसको घटा करके 66% किया गया। मतलब पहले ये था 4/5 भाग, लेकिन बाद में उसको 2/3 भाग किया गया था, ठीक है। और ये भारतीय क्षेत्र में 30% भाग पर इसको लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आप लोग को?
कमेंट करके बताइए। अगर आप अभी तक अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी तो कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसका एक और पार्ट रह गया है, मतलब ये तो हमने भी देख लिया। अब कुछ जैसे कि रेलवेज का विकास हुआ, बैंकिंग का विकास हुआ, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो उसको भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। पढ़िए मन लगा के, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्त। थैंक यू।